हाय बच्चों, जय हिंद। मैं जितेंद्र सर यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो बच्चों, यूपीपीसीएल की तैयारी में आप लोग जुट जाइए। हो सकता है कि वैकेंसी कुछ ही दिन में सामने आ जाएं और आप लोग पीछे रह जाएं, ऐसा ना हो। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए। आपको मैं तत्पर उस स्टेज तक लेकर के जाऊंगा जहां आपको पहुंचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए परीक्षा के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हैं, उनके साथ आज मैं आया हूं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता हुआ कि वाष्प शक्ति संयंत्र में किस भाग द्वारा वाष्प का निर्माण किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था? वाष्प शक्ति संयंत्र द्वारा वाष्प शक्ति संयंत्र द्वारा वाष्प शक्ति संयंत्र द्वारा वाष्प शक्ति संयंत्र में किस भाग द्वारा वाष्प का उत्पादन किया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वाष्प शक्ति संयंत्र में किस भाग द्वारा वाष्प का उत्पादन किया जाता है। तो मेरे बच्चे, जो यहाँ पर ऑप्शन में थे वो सभी ऑप्शन, उसके साथ प्रत्येक ऑप्शन का डिटेल मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे मान करके चलिए, यहाँ पर दिया था सबसे पहला ऑप्शन बॉयलर, इसके बाद दिया था आपका ऑप्शन सुपर हीटर, इसके बाद ऑप्शन था आपका इकोनोमाइजर, इसी को मृत्योपयोजक भी कहा जाता है। और इसके बाद अगला ऑप्शन जो था वो था कंडेंसर। ठीक है, 4 नंबर पर था कंडेंसर। अब क्वेश्चन ये आपके सामने है, ऑप्शन भी मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो बॉयलर सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन का बारीकी से पूरा डिटेल बताता हूं, इसलिए कि भविष्य में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो सब के सब क्वेश्चन आप आसानी से कर सको। और चैनल पर आपने देखा होगा, क्वेश्चन तो बोले, ऑप्शन दिखा दिए, मार दिए, टिक, बढ़ गए आगे, काम खत्म। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता है। अब चलते हैं इसकी जड़ तक। जो बॉयलर होता है, ठीक है, तो बॉयलर का मुख्य कार्य क्या है? बॉयलर का मुख्य कार्य है किसका? वाष्प का उत्पादन करना। परंतु ये वाष्प का जो उत्पादन है ये किसके द्वारा करता है, कैसे करता है, क्या होता है इसमें? ठीक है, तो जनरली बात चलती है बॉयलर पर। ये संयंत्र कौन सा है? वाष्प शक्ति संयंत्र। तो आज वाष्प शक्ति संयंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हो जाए। तो चलिए, जो बॉयलर है, जनरली बॉयलर कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो बॉयलर सबसे ज्यादा जो उपयोग में लाया जाता है उस बॉयलर का नाम है काकरान बॉयलर। ठीक है, काकरान बॉयलर। काकरान बॉयलर का उपयोग वाष्प शक्ति संयंत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके बाद जो बॉयलर है, बॉयलर में किसके द्वारा हम ऊष्मा का उत्पादन करते हैं, जिससे जो है वाष्प का उत्पादन हो जाता है। तो जो बॉयलर में हम जो ताप शक्ति संयंत्र है, जनरली ताप शक्ति संयंत्र को ईंधन के रूप में ठोस, द्रव और गैस, हम तीनों प्रकार के माध्यम के द्वारा इस शक्ति संयंत्र को हम प्रचालित कर लेते हैं। ठोस में अगर आएंगे तो आपका आएगा कोयला, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन और कोकपीट वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक है, और द्रव में अगर आएंगे तो गैस आ जाता है। ठीक है, गैस कौन सा? एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी के द्वारा, और रिया में प्लांट बना हुआ है जो थर्मल पावर प्लांट है, एलपीजी गैस के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है, और गैस के द्वारा। ठीक है, और द्रव में अगर हम आएंगे तो यहाँ आ जाता है क्या? इसमें आ जाता है डीजल और पेट्रोल।
ठीक है, डीजल और पेट्रोल। तो ये जो शक्ति संयंत्र होते हैं, वाष्प शक्ति संयंत्र जो होते हैं, तो उसमें हम तीनों प्रकार के ईंधन का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो वाष्प शक्ति संयंत्र में तीनों प्रकार के ईंधनों का उपयोग कर लिया जाता है। अब अगली बात, जो कोयला उपयोग में लाया जाता है ठोस, तो इसमें बॉयलर के अंदर जो दहन कक्ष होता है, ठीक है, दहन कक्ष होता है, तो दहन कक्ष में हम किस प्रकार के कोयले का उपयोग करते हैं? तो इसमें हमको चाहिए कौन सा कोयला? पुल्वेराइज्ड, ठीक है, पुल्वेराइज्ड कोयला। पुल्वेराइज्ड कोयला क्या होता है? बारीक कणों में टूटा हुआ चूड़ित पाउडर के समान कोयला ही पुल्वेराइज्ड कोयला कहलाता है। कोयले को पुल्वेराइज्ड किसके द्वारा किया जाता है? कोयले को पुल्वेराइज्ड करने के लिए बॉल मिल का उपयोग किया जाता है। कौन सा मिल? बॉल मिल का उपयोग किया जाता है। अब जनरली बॉयलर जो होता है कि बॉयलर में जो वाष्प उत्पन्न होती है पानी के द्वारा, तो बॉयलर में पानी कहाँ से आता है? तो बॉयलर में जो पानी की सप्लाई है, पानी की सप्लाई बॉयलर में पानी की सप्लाई जनरली इकोनोमाइजर के द्वारा की जाती है। ठीक है, इकोनोमाइजर के द्वारा, जो यहाँ लिखा है इकोनोमाइजर के द्वारा वाटर सप्लाई इसमें किया जाता है बॉयलर में। अब जनरली कि जो बॉयलर है, तो बॉयलर में जो वाष्प उत्पन्न होगी, कोयले का दहन होगा और वाष्प जो उत्पन्न होगी, उस वाष्प की प्रकृति कंडीशन क्या होगी? तो जो वाष्प उत्पन्न होती है बॉयलर में, वो वाष्प कैसी होगी? इसमें दाब जो होगा उच्च होगा, ठीक है, प्रेशर जो होगा हाई प्रेशर होगा, प्रेशर हाई होगा, ठीक है, और ताप जो होगा ये कैसा होगा? ताप निम्न होगा। क्या? टेम्परेचर जो होगा ये कैसा होगा? लो होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। ये बॉयलर का डिटेल था। जनरली कॉकरन बॉयलर का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। कॉकरन बॉयलर ये होता कहता है कैसा है? एक सरल, ठीक है, खड़ा बॉयलर होता है। ठीक है, अब जो ईंधन इसमें उपयोग में हम लाते हैं बॉयलर में, वो कौन कौन से ईंधन हम उपयोग में ला सकते हैं थर्मल पावर प्लांट के लिए? ठीक है, ताप शक्ति संयंत्र के लिए ठोस, द्रव या गैस, तीनों प्रकार के ईंधनों का उपयोग कर लिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, कौन सा ऐसा शक्ति संयंत्र है जिसमें तीनों प्रकार के ईंधनों का उपयोग किया जा सकता है? तो बात हमारी समझ में आई। ठीक है, अब जो दहन कक्ष होता है, दहन कक्ष में हम पुल्वेराइज्ड कोयला का यूज करते हैं, और ये कोयला जो होता है ये बॉल मिल के द्वारा पुल्वेराइज्ड किया जाता है। बारीक कणों में टूटा हुआ, छोटा छोटा कणों में टूटा हुआ जो कोयला होता है पुल्वेराइज्ड कोयला कहलाता है। अगला है पानी की सप्लाई बॉयलर में कहाँ से होती है? बॉयलर में पानी की सप्लाई जो होती है वो कहाँ से होती है? इकोनोमाइजर के द्वारा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि उच्च जो बॉयलर होता है, बॉयलर में जो स्टीम बनेगी, जो भाप बनेगी, उस भाप का जो दाब होगा वो कैसा? प्रेशर होगा हाई, और इसका टेम्परेचर जो होगा वो होगा लो। ठीक है, एक बात समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट बात। ठीक है, बॉयलर आपका हो गया। अब चलते हैं सुपर हीटर पर। तो सुपर हीटर का इसमें क्या रोल है थर्मल पावर प्लांट में? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका बॉयलर होगा, क्योंकि वाष्प का उत्पादन बॉयलर में ही किया जाता है, बाकी किसी में नहीं करते हैं। बात हमारी समझ में आई। ठीक है, चलिए आगे। अब ये सुपर हीटर आता है। ठीक है, तो सुपर हीटर इसका क्या काम है? जनरली जो सुपर हीटर आपका है कि सुपर हीटर क्या करता है? ठीक है, सुपर हीटर का क्या क्या काम है? तो सुपर हीटर के द्वारा हम क्या करते हैं? तो बॉयलर के द्वारा जो उत्पादित गैस है, ठीक है, बॉयलर के द्वारा जो उत्पादित गैस है ये ले जाई जाती है किसके पास? सुपर हीटर के द्वारा। ठीक है, सुपर हीटर जो है बॉयलर के जस्ट ऊपर स्थापित किया जाता है। अगर मान करके चलिए ये आपका बॉयलर है, ठीक है, ये बॉयलर है, तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर, ठीक है, सुपर हीटर को स्थापित किया जाएगा, और ये जाएगी यहाँ पर स्टीम। ठीक है, ये स्टीम जाएगी और यहाँ से जाएंगी क्या? दग्ध गैसें, जिनके द्वारा इस स्टीम को हीट किया जाएगा। चलते हैं आगे। जो आपका सुपर हीटर है, सुपर हीटर का काम क्या है? सुपर हीटर का काम है जो आपकी वाष्प आएगी, ठीक है, जो स्टीम आएगी, जो स्टीम आएगी, इस स्टीम को ये क्या करेगा? स्टीम को दग्ध गैसों के द्वारा, दग्ध गैसें ये कहाँ से आएंगी? बॉयलर में जो कोयले का दहन होगा, उस दहन के द्वारा जो गैसें ऊपर की तरफ उठती हैं उनको हम दग्ध गैसें कहते हैं। ठीक है, दग्ध गैसों के द्वारा वाष्प को क्या करेगा?
वाष्प को सुपर हीट करता है, ठीक है, सुपर हीट करता है। अब ये सुपर हीट जब करेगा तो अगला इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, जो स्टीम इसमें आएगी, इस सुपर हीटर में स्टीम का पोजीशन क्या होगा, जो स्टीम होगी इसका पोजीशन होगा, इसका ताप जो है वो हो जाएगा उच्च, ठीक है, ताप हो जाएगा उच्च, मतलब जो टेम्परेचर होगा ये हो जाएगा हाई, और दाब जो है वो बॉयलर में ही ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पर दाब जो प्रेशर होगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा उच्च। तो पूछा जाता है कि थर्मल पावर प्लांट के किस भाग में, ठीक है, स्टीम का ताप तथा दाब दोनों उच्च होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा सुपर हीटर, ठीक है। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपर हीटर। क्वेश्चन है 1, ताप शक्ति संयंत्रों में कौन सा भाग वाष्प को अधिक गर्म करता है, ठीक है, तो वाष्प को अधिक गर्म करता है आपका सुपर हीटर, ठीक है, वाष्प को अधिक गर्म करता है सुपर हीटर। चलिए अब है आपकी अगली कंडीशन, इसको याद रखना, बॉयलर के तुरंत बाद हम सुपर हीटर को स्थापित करते हैं। सुपर हीटर के बाद सुपर हीटर से जो गैस निकलेगी सुपर हीट, वो गैस कहाँ जाती है, उस गैस को टरबाइन के पास भेजा जाता है। हम टरबाइन और सुपर हीटर के बीच में एक वाल्व लगाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, गवर्नर कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। सुपर हीटर के और टरबाइन की, सुपर हीटर और टरबाइन दोनों के बीच में एक वाल्व लगाया जाता है, यहाँ पर एक वाल्व लगाया जाता है, इस वाल्व का नाम क्या होता है, ये गवर्नर होता है, ठीक है, और ये है टरबाइन, ये टरबाइन है, ये सुपर हीटर है, इसके बीच में हम गवर्नर को स्थापित करते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका मैंने ऑलरेडी स्पेशल वीडियो डाला हुआ है, आप लोग उसको जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर टॉपिक जो दिया गया है वो है क्या, इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर का यहाँ जनरली क्या काम है, तो जो इकोनोमाइजर होता है, सबसे पहले तो इसका एक दूसरा नाम होता है, इकोनोमाइजर को हम मितोपयोजक के नाम से जानते हैं, ठीक है, मितोपयोजक। पूछ दिया जाएगा इकोनोमाइजर को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मितोपयोजक के नाम से जानते हैं। अगली बात, इकोनोमाइजर को जो वाटर है, ठीक है, ये वाटर कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है, इकोनोमाइजर को जो वाटर है ये किससे प्राप्त होता है, फीड पंप से, ठीक है, फीड पंप से प्राप्त होता है। जो इकोनोमाइजर में जो पानी दिया जाता है, ठीक है, दिया जाने वाला पानी, दिया जाने वाला जो पानी होता है ये कौन सा कहलाता है, ये फीड वाटर कहलाता है। इकोनोमाइजर में जो पानी दिया जाता है ये कौन सा पानी कहलाता है, ये फीड वाटर कहलाता है। अब अगली बात, जो इकोनोमाइजर है ये करता क्या है, फीड वाटर को, ठीक है, फीड वाटर को गर्म करने का कार्य करता है, ठीक है, गर्म करता है। इकोनोमाइजर का मुख्य कार्य है फीड वाटर को गर्म करना, और गर्म करने के बाद ये फीड वाटर जो है, जो गर्म हो जाता है, ये गर्म जल जो है, गर्म जल ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है बॉयलर में। अब अगली बात, जो इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर के द्वारा बॉयलर की कितनी दक्षता बढ़ जाती है, ठीक है, बॉयलर की जो दक्षता है, इफिशियंसी है, ये कितनी बढ़ जाती है, जनरली 30% बॉयलर की दक्षता बढ़ जाती है इकोनोमाइजर के उपयोग से। अब इकोनोमाइजर के द्वारा जो हम पानी को जो गर्म करते हैं तो इसमें ऊष्मा कहाँ से आती है, तो यही दग्ध गैस है जो बॉयलर से सुपर हीटर में गई तो सुपर हीटर से इकोनोमाइजर में जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉयलर रहता है, फिर सुपर हीटर रहता है, इसके बाद इकोनोमाइजर आता है। तो इकोनोमाइजर का काम है कि जो फीड वाटर है उसको गर्म करता है, गर्म करने के बाद पानी को किसमें ट्रांसफर कर देता है, बॉयलर में, ठीक है। तो बॉयलर उसको और गर्म करके पूरा का पूरा जो वाटर होता है वो किसमें रूपांतरित कर देता है, स्टीम में रूपांतरित कर देता है। वही स्टीम को सुपर हीटर क्या करता है, वही स्टीम की नमी को अवशोषित कर लेता है और शुष्क स्टीम बना देता है। प्रेशर तो ऑलरेडी बॉयलर में ही ज्यादा हो जाता है। तो ये कंडीशन है इकोनोमाइजर की। नेक्स्ट है यहाँ पर टॉपिक जो है कंडेंसर, ठीक है। तो कंडेंसर के बारे में बताते हैं आपको। जो कंडेंसर है, तो कंडेंसर का क्या काम है यहाँ पर, कंडेंसर जो होता है ये, इसको हम जनरली संघनित्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हम संघनित्र के नाम से जानते हैं।
ठीक है। कंडेंसर को संघनित्र भी कहा जाता है। तो कंडेंसर का ये कंडेंसर को हम कैपेसिटर नहीं कह सकते हैं। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का चैम्बर होता है कमरे के जैसा, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जनरली कंडेंसर में स्टीम को, कंडेंसर में जो स्टीम होती है, जो वाष्प होती है, ठीक है, तो वाष्प को क्या करते हैं, कंडेंसर में वाष्प को किसकी सहायता से, जल की सहायता से, ठीक है, जल की सहायता से क्या करते हैं, द्रवित करते हैं, ठीक है, द्रवित करते हैं। तो जो आपका कंडेंसर है, तो कंडेंसर में जो टरबाइन के द्वारा जो टरबाइन के द्वारा, ठीक है, जो स्टीम प्राप्त होती है, ठीक है, कहाँ से स्टीम आती है, टरबाइन से। टरबाइन से जो स्टीम है वो किस में जाती है, कंडेंसर में जाती है। तो कंडेंसर में हम क्या करते हैं, कंडेंसर में ताजा पानी, ठीक है, ताजा पानी, तो ताजे पानी के द्वारा, ठीक है, ताजा पानी और फिल्टर युक्त होना चाहिए, कूड़ा कचरा इसमें नहीं होता है। तो ताजे पानी के द्वारा ये जो टरबाइन से जो हमारी स्टीम आती है, ठीक है, टरबाइन से जो स्टीम आती है कंडेंसर में, इधर से ताजा पानी देते हैं। तो इस कंडेंसर में क्या होता है कि ये स्टीम क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है। तो जो वाष्प के रूप में थी वो पानी के रूप में रूपांतरित हो जाती है। अब अगली बात, जो हम टरबाइन से, ठीक है, टरबाइन से जो स्टीम, ये आपकी टरबाइन हो गई, टरबाइन से स्टीम जो कंडेंसर में जाएगी, ठीक है, इस स्टीम का कंडीशन क्या होगा, तो यहाँ पर टरबाइन से जो कंडेंसर में स्टीम जो जाती है, जो भाप जाती है, ठीक है, उसका ताप जो है, ताप होता है उच्च और दाब जो है, दाब हो जाता है निम्न। ये बात याद रखना, ठीक है। कंडेंसर और टरबाइन के बीच में जो स्टीम होती है, क्या होती है, भाप। जो भाप होती है इसका ताप तो उच्च होता है परंतु दाब निम्न रहता है। अब अगली कंडीशन, पूरी हिस्ट्री इसकी समझ लीजिए। जो बॉयलर होता है इसमें जो स्टीम होती है, ठीक है, बॉयलर में जो स्टीम बनती है उसका टेम्परेचर जो है वो होता है लो, ठीक है, और प्रेशर जो है वो होता है हाई। सुपर हीटर में जब आते हैं तो टेम्परेचर हाई और प्रेशर जो होता है वो भी हाई हो जाता है। इकोनोमाइजर में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के दोनों लो होते हैं, ठीक है, और इसमें केवल इसमें वाष्प नहीं बनती है, बनती तो है वो भी केवल 20 से 30% पानी की वाष्प बनती है, ठीक है। और जो कंडेंसर होता है यहाँ पर क्या पोजीशन होती है, जो स्टीम होती है, ठीक है, कंडेंसर में जो स्टीम आती है किसके द्वारा, टरबाइन के द्वारा जो कंडेंसर में स्टीम आती है, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर टेम्परेचर तो है हाई रहता है परंतु जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर हाई रहता है, प्रेशर लो हो जाता है। और इसके बाद फिर जाते हैं हम कहाँ पर, कूलिंग टावर पर, ठीक है, कूलिंग टावर पर जाते हैं। तो कूलिंग टावर में जो वाष्प होती है ये पूर्ण रूप से द्रवित हो जाती है। इसके बाद यहाँ वाष्प का कोई भी रोल नहीं है, वाष्प यहाँ पर खत्म हो जाती है, किसमें, कंडेंसर में, ठीक है। चारों ऑप्शन समझ में आए, बात समझ में आई हमारी पूरी बढ़िया से। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल पावर प्लांट से क्या बनता है कि थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल इफिशियंसी कितनी होती है। तो आप लोगों में से जानते भी होंगे बहुत सारे लोग, जो थर्मल पावर प्लांट होता है, ताप शक्ति संयंत्र होता है, उसकी ओवरऑल इफिशियंसी या संपूर्ण दक्षता जो होती है ये कितनी होती है, 25% से 30%। ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगली बात, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो यूपी है, यूपी का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, ओबरा में, ठीक है। ये कहां पड़ता है, सोनभद्र जिले में, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है आपका ओबरा। तो ओबरा में, ठीक है, सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। अब अगर भारत का सबसे बड़ा पूछा जाए, ठीक है, भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा पूछा जाए तो ये पड़ता है आपका सिंगरौली में, ठीक है। सिंगरौली कहां पर है, एमपी में, और इसका नाम है विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ये कहां है, सिंगरौली। सिंगरौली कहां पड़ता है, सिंगरौली पड़ता है एमपी में। इसकी क्षमता कितनी है, मेगावाट क्षमता इसकी 4700
4760 मेगावाट क्षमता है। किसकी? जो पूरे भारत का सबसे बड़ा, ये भारत का सबसे बड़ा है थर्मल पावर प्लांट और ये यूपी का सबसे बड़ा है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे। जो थर्मल पावर प्लांट है एनटीपीसी इसको कहते हैं जनरली। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट को हम एनटीपीसी के नाम से जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम होता है। एनटीपीसी की जो स्थापना है वो कब की गई थी? जनरली 7 नवंबर, ठीक है, 7 नवंबर 1975 ईस्वी को एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान जो सीईओ, कौन से सीईओ जो हैं, इनका नाम क्या है? तो वर्तमान सीईओ मतलब जो 2022 के जो सीईओ हैं, ठीक है, तो ये हैं आपके ए.के. गौतम। क्या नाम है इनका? ए.के. गौतम। वर्तमान सीईओ एनटीपीसी के ए.के. गौतम है। एनटीपीसी जो है ये गैस के द्वारा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर चलता है? औरैया में। कहाँ? औरैया। औरैया जिले में गैस के द्वारा। ये किस गैस से चलता है? एलपीजी गैस से चलता है। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम होता है, रसोई गैस। ठीक है, इसी का कूड़ा कचरा जो लास्ट में खराब गैस बचती है उसी का उपयोग इसमें किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध तापन एक अच्छी तापन प्रणाली है, इसके एलिमेंट का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो यहां चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रतिरोध तापन एक अच्छी तापन प्रणाली है, इसका एलिमेंट का, इसके एलिमेंट का प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको और क्या कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है आरटीसी कहते हैं। ठीक है, अल्फा 0 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? अब चलते हैं इस क्वेश्चन की जड़ तक। ठीक है, जो प्रतिरोध तापन है, प्रतिरोध तापन जनरली होती है 2 प्रकार की। ठीक है, एक होती है प्रत्यक्ष तापन और एक होती है अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग। ठीक है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। प्रतिरोध तापन जो होता है जनरली इसका आंसर जो होगा ये होगा नगण्य या 0। ठीक है, नगण्य या 0, दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया गया हो वही सही। अगर दोनों दिए गए तो नगण्य सही होता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर किसी जो मटेरियल है, मटेरियल का नाम देगा तो नाम के अनुसार जो है इसका आंसर सही हो जाता है। वैसे नगण्य आपका आंसर सही था, पेपर में आया था ये 14 तारीख वाले में। तो जनरली अब देखते हैं कि जो प्रतिरोध तापन होता है, प्रतिरोध तापन सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 जो है वो कौन सा होता है? प्रत्यक्ष तापन। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन। इसमें क्या होता है? जो प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन होता है इसमें एक होती है भट्टी जनरली और इसमें 2 इलेक्ट्रोड। अब यहाँ हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना। अभी जो पिछला जेई का पेपर हुआ था यूपीपीसीएल का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, यही चित्र बना के दिया था, चित्र का कलर था ब्लू और ये पूछा गया था कि ये चित्र, दर्शाया गया चित्र जो है किससे संबंधित है? तो आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन से। अब इसमें ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं क्या? इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? इसको कहते हैं हम जनरली चार्ज कहते हैं। ये क्या है? ये भट्टी होती है, फर्नेस होती है, कह सकते हैं। ठीक है, इस पर हम कौन कौन सी सप्लाई यूज कर सकते हैं? एसी और डीसी सप्लाई हम यूज कर सकते हैं। अब कहानी यहां से प्रारंभ होती है। जब
सप्लाई कौन सी होगी, जब एसी, जब सप्लाई सिंगल फेज एसी होगी तो इलेक्ट्रोड की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होंगे, इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रोड की संख्या 2 होगी और दोनों के दोनों क्षैतिज रूप में सीधे के सीधे ऐसे, ठीक है, दोनों के दोनों इस प्रकार से डाले जाएंगे। इसमें जो चार्ज होता है, चार्ज में इनको डुबो दिया जाता है, ठीक है। अब अगर एसी सप्लाई सिंगल फेज के स्थान पर अगर 3 फेज की सप्लाई अगर यूज की जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रोडों की संख्या हो जाएगी 3 और ये इलेक्ट्रोड कैसे स्थापित किए जाएंगे, या तो स्टार में या फिर डेल्टा में, क्योंकि स्टार या डेल्टा में इनको इसलिए स्थापित करती है इससे कि इस जो चार्ज इसमें है एक समान इस पर टेम्परेचर मिले या तापमान एक समान मिले। अब अगली कंडीशन, अगर यहाँ पर डीसी सप्लाई उपयोग की जाए, जब डीसी सप्लाई उपयोग की जाएगी तो इलेक्ट्रोडों की संख्या जनरली हो जाएगी कितनी, 2, ठीक है, इलेक्ट्रोड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक किसके लिए, एक फेज के लिए, और सॉरी एक धनात्मक चालक के लिए और एक ऋणात्मक के लिए। 2 ध्रुवता होती है डीसी में, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये डीसी सप्लाई के लिए हमको 2 इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी और दोनों इलेक्ट्रोड को हम सीधे खड़े डाल देते हैं, ठीक है। तो जनरली जो आपका प्रतिरोध तापन होता है, ठीक है, कौन सा, प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन जो होता है, इसको हम इस प्रकार से यूज कर लेते हैं, ठीक है। बात हमारी समझ में आई। अब चलते हैं अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन। अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन के लिए हमको क्या, एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब अप्रत्यक्ष जो प्रतिरोध तापन होगा इसमें होता क्या है कि जनरली इस टाइप की एक भट्टी होती है और इसमें अंदर, जैसे आप लोगों ने इमर्सन रॉड देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एलिमेंट बीच में फंसा होता है, उसके बाद हम पानी को गर्म करते हैं तो इसमें ये दोनों साइड में चार्ज भर दिया जाता है और बीचों बीच जो है एलिमेंट को स्थापित कर दिया जाता है। तो इसमें जब यहाँ पर टेम्परेचर उत्पन्न होगा तो ये विकिरण के द्वारा तो ये स्थानांतरण के द्वारा टेम्परेचर इसके पास दोनों के पास जाने लगेगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जाने लगेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रणाली कौन सी है, ये अप्रत्यक्ष तापन है। अब अप्रत्यक्ष तापन में जो ये एलिमेंट उपयोग में लाया जाएगा, ये क्वेश्चन जनरली यहाँ से था, ये एलिमेंट पूछा गया था कि जो एलिमेंट उपयोग में लाते हैं, ठीक है, इसका RTC या प्रतिरोध ताप गुणांक सामान्यता क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होगा, ठीक है। तो जो अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है, प्रतिरोध तापन होती है, अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन के द्वारा हम जनरली पीवीसी की वस्तुएं या कुचालक जो पदार्थ होते हैं उनको इसमें आसानी से गलाया जा सकता है, ठीक है, इसमें आसानी से कुचालक पदार्थों को गलाया जा सकता है। जबकि इस भट्टी के लिए केवल चालक पदार्थों को ही डालते हैं और गलाते हैं, इस भट्टी में कुचालक पदार्थों को नहीं गला पाएंगे क्योंकि यहाँ एक रीजन है। अगर मान करके चलिए आपने प्लस सप्लाई इधर दे दी, माइनस सप्लाई इधर दे दी, तो इसमें धारा का पथ कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर चालक माध्यम चाहिए, तो इसमें जो है चालक डाल करके ही पिघलाए जाते हैं या फिर उनको लिक्विड किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। और यहाँ जो अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन होता है इसमें जनरली एलिमेंट का उपयोग होता है और इसमें कुचालक पदार्थों को गर्म किया जाता है। अब चलते हैं इसमें जो एलिमेंट होते हैं तो एलिमेंटों को हम किस रूप में स्थापित कर सकते हैं और कौन कौन से पदार्थ का एलिमेंट उपयोग में लाते हैं ये बताते हैं आपको। यहां पर देखते हैं कि जो आपका अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन है, ठीक है, क्या, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन जो है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, तो इसमें जो एलिमेंट के रूप में धातुएं उपयोग में लाई जाती हैं ये कौन कौन सी धातुएं हैं, जनरली यूरेका, कैंथाल, मैग्नीन, नाइक्रोम, इन धातुओं का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जनरली इन धातुओं का जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 0 होता है ये लगभग 0 के आसपास होता है। जो अल्फा 0 होता है, ठीक है, इसको हम RTC भी कहेंगे, रजिस्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टर होता है, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है, अल्फा 0 का जो मात्रक होता है ये होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा 0 जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है इसका मात्रक जो है ये होता है आपका कितना,
प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका वैल्यू जो है इन पदार्थों के लिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इनका वैल्यू 0 या नगण्य के आसपास रखा जाता है, क्यों? इसलिए इन चालकों का जो ये पदार्थ जो उपयोग में लाए गए रेजिस्टिव मटेरियल है, प्रतिरोधी पदार्थ है ये, ठीक है, प्रतिरोधी पदार्थ है, इनका ही एलिमेंट बनाया जाता है। प्रतिरोधी पदार्थ है, भट्टियों में इन्हीं का एलिमेंट उपयोग में लाया जाता है। चक्कर ये है कि ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका उच्च तापमान पर भी रेजिस्टेंस जो है परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए हम शून्य जो अल्फा जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, शून्य प्रतिरोध ताप गुणांक वाले पदार्थों को ही हम उपयोग में लाते हैं। जनरली जो हमारे चालक होते हैं जो हम उपयोग में लाते हैं सबसे ज्यादा, उनका प्रतिरोध ताप गुणांक, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध चालक जो होते हैं, उनका प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, किसका? शुद्ध जो चालक होते हैं, शुद्ध चालक, ठीक है, जो शुद्ध चालक होते हैं इनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा जो है वो होता है कैसा? ऋणात्मक होता है। जब इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका रेजिस्टेंस जो है शुद्ध चालकों का वो बढ़ने लगता है, ठीक है, तो सॉरी धनात्मक होता है। तो जब चालकों को गर्म किया जाता है तो इनका प्रतिरोध जो है ये आर का मान क्या होता है? बढ़ने लगता है। अब यहीं पर अगर ले लो अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक अगर लेंगे तो अर्धचालकों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ये कैसा होता है? ऋणात्मक। जब हम अर्धचालकों को गर्म करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? घट जाता है। यहीं पर ले लीजिए कुचालक, ठीक है, कुचालक, जो कुचालक पदार्थ होते हैं इनका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो जनरली कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कि जब हम कुचालकों को गर्म करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं और वो चालक बन सकते हैं। अब जनरली हम लेते हैं किसको? इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है अल्फा 0 का वैल्यू ऋणात्मक होता है, क्योंकि जब हम बैटरी को गर्म करते हैं, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट गर्म होगा तो उसका रेजिस्टेंस जो है घट जाता है और उसमें धारा प्रवाहित चालू हो जाती है, ठीक है। हमारी बात समझ में आई? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, इंस्टेंटेनियस रिले का प्रचालन समय कितना होता है, ठीक है। जो इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस जो स्थायी होते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रिले जो होते हैं इनका प्रचालन कितना, प्रचालन जो होता है ये कितना होता है? तो ये प्रचालन का जो समय है, ठीक है, प्रचालन का समय जो है वो जनरली कितना होता है? 0.1 सेकेंड या इससे भी कम। ये बात याद रखना। अब चलते हैं, रिले जो होते हैं ये यहाँ पर कुछ रिले हम बता रहे हैं, कुछ पिछले वीडियो में भी मैंने रिले बताए थे। थर्मल रिले एक होता है, ठीक है, थर्मल रिले होता है। थर्मल रिले का उपयोग जो है जनरली किसमें करते हैं? थर्मल रिले का उपयोग किसमें किया जाता है? स्टार्टर के साथ, ठीक है, स्टार्टर के साथ थर्मल रिले का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। मोटर की वाइंडिंग के साथ में इसको लगा देते हैं, ठीक है, मोटर वाइंडिंग के साथ में इसको यूज में ले लिया जाता है। और इसमें क्या करता है ये थर्मल रिले? वाइंडिंग के साथ में स्थापित करते हैं। जब मशीन को प्रचालित किया जाता है तो कुछ समय बाद मशीन गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाती है, ओवरहीट हो जाएगी, तो ये रिले क्या करता है? ये स्वतः ही मशीन को बंद कर देगा। जब मशीन ठंडी हो जाएगी ये तुरंत फिर वापसी से चालू कर देगा। अब अगला होता है डिस्टेंस रिले, ठीक है, जो डिस्टेंस होते हैं, दूरी बताने वाले जो रिले होते हैं, ठीक है, जो डिस्टेंस रिले होते हैं, तो डिस्टेंस रिले में कौन कौन से रिले आते हैं? जनरली जेड और वाई, इंपीडेंस रिले और कौन सा? एडमिटेंस रिले। ये डिस्टेंस रिले होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इस क्वेश्चन का जवाब मिला 0.1 सेकेंड। ये अभी पेपर का ही क्वेश्चन है, आया था। इंस्टेंटेनियस रिले का प्रचालन समय क्या है? 0.1 सेकेंड से कम अगर दिया है तो ये सही है, ठीक है। संचरण लाइनों में बंडल्ड कंडक्टरों का उपयोग, तो जो संचरण लाइनें होती हैं, अगला क्वेश्चन है संचरण लाइनों में बंडल्ड कंडक्टर
कंडक्टरों का उपयोग। अब जनरली ये बंडल्ड कंडक्टर होते क्या हैं, ठीक है, तो संचरण लाइन ऐसी लाइनें जिसमें उच्च वोल्टता का ट्रांसफर किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। उच्च वोल्टता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ले जाया जाता है तो उसको हम संचरण लाइन कहते हैं, ठीक है। जो संचरण लाइन होता है ये एक प्रकार का सबसे बड़ा, ठीक है, क्या होता है, संचरण लाइन जो होती है ये सबसे बड़ा फीडर भी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, सबसे बड़ा फीडर कहलाता है। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो सबसे बड़ा फीडर कहलाता है। अब जनरली संचरण लाइन के लिए, ठीक है, बंडल्ड कंडक्टरों का उपयोग पूछा है कि बंडल्ड कंडक्टर का उपयोग जो है जनरली हम किस में करते हैं, तो ये होता है कोरोना लॉस को घटाने के लिए। नंबर 1 कोरोना जो लॉस होता है, ठीक है, कोरोना हानि जो होती है, कोरोना लॉस को क्या रिड्यूस करने के लिए, कोरोना लॉस को घटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग जो रेडियो इंटरफेरेंस होती है, ठीक है, रेडियो इंटरफेरेंस जो गड़गड़ाहट की आवाज आती है चालकों में, ठीक है, तो रेडियो इंटरफेरेंस इसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए, बढ़ाएंगे तो है ही नहीं, ठीक है। और सर्ज प्रतिबाधा जो होती है, ठीक है, सर्ज प्रतिबाधा होती है, इसको क्या, इसको कम, आकाशीय जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको क्या कम करने के लिए, कम करने के लिए हम बंडल्ड कंडक्टरों का उपयोग करते हैं जनरली। अब क्या होता है, चौथे नंबर पर बंडल्ड कंडक्टरों के द्वारा, ठीक है, वायु अंतराल में क्या होता है, वायु अंतराल में ऊर्जा का जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण होने लगता है, ठीक है, होने लगता है। अब अगली बात, जो बंडल्ड कंडक्टर होते हैं इसमें वायु अंतराल में भी इसमें वायु अंतराल में भी क्या होता है कि वायु अंतराल में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। अब अगली बात, जो बंडल्ड कंडक्टर होंगे तो बंडल्ड कंडक्टर के द्वारा हम क्या करेंगे, तो बंडल्ड कंडक्टर के द्वारा उच्च वोल्टेज, ठीक है, उच्च वोल्टेज का स्थानांतरण किया जा सकता है, ठीक है। तो उच्च वोल्टेज का स्थानांतरण किया जा सकता है किसके द्वारा, बंडल्ड कंडक्टर के द्वारा। जनरली बंडल्ड कंडक्टर होते कैसे हैं, किस रूप में होते हैं, आप लोगों ने कुछ चालकों को इस कंडीशन में देखा होगा, जैसे यहाँ पर स्थापित कर दिए गए कुछ चालक, इस रूप में आपने कुछ चालकों को देखा होगा। इस रूप में जो 4-4 चालक हैं, कभी कभी 2-2 चालक हैं, जुड़े रहते हैं जनरली, ठीक है। तो आपने चालकों को इस रूप में जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये रूप जो है ये कैसा है, ये बंडल्ड कंडक्टर कहलाते हैं। जो 4-4 चालक एक साथ ही चले जाते हैं इनको बंडल्ड कंडक्टर कहा जाता है। इसमें ये जो घेरा लगाया गया है इसको क्या कहा जाएगा, ये एक तरीके का क्लैंप होता है। क्या होता है, क्लैंप होता है, इसको क्लैंप के नाम से ही जाना जाता है। और ये क्या करता है कि चालकों को एक समान दूरी पर स्थापित किए रहता है। तो बंडल्ड कंडक्टर की सहायता से कोरोना लॉस कम हो जाता है। और जब बंडल्ड कंडक्टर उपयोग में लाए जाएंगे तो ये चालक जो है ये कैसे, पतले चालकों का, ठीक है, पतले जो चालक जो होते हैं हम पतले चालकों का भी उपयोग कर सकते हैं। पतले चालकों के उपयोग से कोरोना लॉस जो होता है वो कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक घर में 2 तापक, क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर, एक घर में 2 तापक प्रत्येक कितने का है, 1500 वाट का है, प्रत्येक 1500 वाट का है। और प्रत्येक 1500 वाट का है। यदि इसे प्रतिदिन 5 घंटे, यदि इसे प्रतिदिन कितने घंटे, प्रतिदिन
5 घंटे उपयोग में लाया जाए, उपयोग में लाया जाए तो 1 सप्ताह में, तो 1 सप्ताह में 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से, 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से व्यय ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन को जनरली कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, ऐसा न्यूमेरिकल मैंने करवाया है। तो जनरली सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं यूनिटों की संख्या। तो यूनिट बराबर जो है वो होता है सबसे पहले वस्तुओं की संख्या, ठीक है, फिर इसके बाद वस्तुओं की संख्या, इसके बाद होता है इनटू इसकी वाट क्षमता, फिर इसके बाद होता है इसकी जो प्रचालन का समय है वो, इसके बाद होता है कितने दिन या कितने दिन तक इसका उपयोग किया गया है, और बटे होता है 1000। तो जनरली हम क्या करेंगे, इसकी संख्या है 2, वाटें क्षमता है 1500, इंटू घंटे हैं 5, ठीक है, 5 घंटे तक उपयोग करते हैं। तापक की संख्या 2, वाट यहाँ पर दिया गया है, सप्ताह कितना दिया गया है 1, तो यहाँ पर रख देंगे दिनों की संख्या 7, बटे कर देंगे 1000। 2 जीरो आप पहले ही निपटा लो। अब हम लिखेंगे 5 दूनी 10 या 15 दूनी 30 कर सकते हैं, तो ये हो गया 10 गुणे 15 सत्ते 105, बटे हो जाएगा 10। इसको कैंसिल कर लेंगे। यूनिट की संख्या जनरली 105 kWh आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो यहाँ पर 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से, ठीक है, व्यय ऊर्जा का मूल्य पूछा गया था, तो यहाँ पर मूल्य बराबर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। व्यय ऊर्जा का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, kWh या फिर यूनिट गुणे क्या, यूनिट गुणे कीमत। जो यूनिट गुणे जो बिल की कीमत है वो प्रति यूनिट कितनी राशि दी जानी है, तो यहाँ रख देंगे हम 105 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 575 रुपए। तो जब कोई भी हीटर दो हीटर जो है 1500 वाट के हैं, प्रतिदिन 1 सप्ताह चलाए जाएंगे और प्रतिदिन हमको 5 घंटे यूज करना है, और 5 रुपए प्रति, ठीक है, यूनिट की दर से इसका जो बिल होगा वो 575 रुपए आपका आएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया था कि संचरण लाइन चालकों में समरूपता प्राप्त करने के लिए चालकों की स्थिति का रूपांतरण या आदान प्रदान क्या कहलाता है। क्वेश्चन जो है, एक बार आप क्वेश्चन को पूरा सुनिए कि संचरण लाइन चालकों में समरूपता प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चन में नोट कर रहा तब सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कि संचरण लाइन में समरूपता लाने के लिए चालकों की स्थिति का रूपांतरण, चालकों की स्थिति का आदान प्रदान, ये लिखा हुआ था, ठीक है। आदान प्रदान क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। आप लोग इस क्वेश्चन से क्या समझ सकते हैं। अब सुनिए, यहां पर जैसे लिखा गया है कि जो आपकी संचरण लाइन है, संचरण, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन है, जनरली ट्रांसमिशन जो लाइन है, संचरण लाइन में समरूपता लाने के लिए जो लाइन होती है उसमें चालकों पर एक समान लोड रहे, ठीक है, चालकों में आवाज उत्पन्न ना हो और ये गड़गड़ाहट वगैरह जो उत्पन्न होती है ये सभी ना हो, ठीक है। तो और इसमें जो 3 घटक होते हैं RLC,
इसमें आर तो स्थायी होता है, उसको तो हटा दीजिए। जो एल मतलब इंडक्टेंस होती है, जो सी कैपेसिटेंस होती है, धारिता और प्रेरकत्व, इन दोनों का मान हमेशा संचरण लाइन जो होती है उसमें रूपांतरित बदलता रहता है, क्योंकि हवा चलने के कारण इनके दोनों के बीच, चालकों के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा होता रहता है। इसके कारण सी कैपेसिटेंस का वैल्यू घटता है तो कभी बढ़ता है। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू एल और सी का वैल्यू आपस में नगण्य करने के लिए भी ये चालकों का पक्षांतरण किया जाता है। ठीक है, तो इसको जनरली हम कहेंगे चालकों का ट्रांसपोर्टेशन या पक्षांतरण। क्या कहेंगे, ये क्या कहलाता है, चालकों का पक्षांतरण कहलाता है। ठीक है, पक्षांतरण, चालकों का पक्षांतरण कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब जनरली हम आपको बना करके दिखा रहे हैं कंडीशन। होता क्या है कि अगर कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, तो इस लाइन में अपनी संपूर्ण लंबाई में अगर मान करके चलिए कि कोई भी लाइन यहां से यहां तक की कुछ भी दूरी में, तो इसकी संपूर्ण लाइन के हम कितने खंड करेंगे, जनरली 4 खंड करेंगे और बराबर बराबर दूरी के। ठीक है, तो 4 खंड करेंगे तो इसकी ये जो है ये एक निश्चित और बराबर बराबर दूरी हो गई। अब होता क्या है कि ये चालकों का पक्षांतरण है संपूर्ण लाइन में 3 स्थानों पर किया जाता है। जब 3 स्थानों पर हम पक्षांतरण करेंगे तो प्रारंभ में जो आपके आर वाई बी होंगे, यही आपके आर वाई बी अंतिम में भी प्राप्त हो जाएंगे। अब चलते हैं आपकी कंडीशन के ऊपर। होता क्या है कि जनरली 3 फेज की अगर ये चालक लाइन है तो इन चालकों को कुछ इस प्रकार से स्थापित किया जाएगा, इस प्रकार से स्थापित किया जाएगा। और होता क्या है, इनको मैंने बताया कि 4 भागों में इनको बांट लेते हैं। संपूर्ण चालक की जितनी लाइन होती है, लाइन की संपूर्ण लंबाई को 3 भागों में जनरली बांट लिया जाता है। तो इस साइड में आपका आर वाई बी जो है ये भी आपके फेज प्राप्त होने चाहिए और इधर भी आपके आर वाई बी। होता क्या है कि जिस मतलब किसी भी लाइन पर जो वोल्टेज सप्लाई जिस क्रम में भेजी गई उसी क्रम में अगले स्टेशन पर प्राप्त भी होनी चाहिए। तो होता क्या है यहाँ कि जनरली जब हमको चालकों का क्या करना है, पक्षांतरण करना है, तो क्या करते हैं, इसमें इस चालक को इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इस वाले को इससे मिला दीजिए। जब इस पोजीशन में मिलाए हम, अब क्या करना है, इस वाले चालक को यहाँ मिलाइए, इसको इसमें मिलाइए, इसको इस पर मिलाइए, इस वाले को यहाँ, और इनको आपस में ऐसे मिला दीजिए। अब जनरली देखिए कि जो भी रेजिस्टेंस आपका जो आर वाई बी तीनों ये फेज जो है जिस क्रम में यहाँ थे वही क्रम वहां पर प्राप्त हो जाएगा। जनरली यहाँ पर देखिए मैं इसको ले जा करके दिखा रहा, आर हमारा फेज यहाँ था, वहां भी ऊपर मैंने लिखा है, तो आर यहाँ से गए, सबसे पहले ये नीचे स्तर पर आया, फिर सेकंड स्टेप में ये बीच में चला गया, थर्ड स्टेप में ऊपर चला गया। अगली कंडीशन में क्या है, अगली कंडीशन में वाई हमारा सेंटर में है, तो सेंटर में प्राप्त होना चाहिए। यहां से गए, फिर इधर आए, फिर यहाँ नीचे आए, सेकंड स्टेप में आपका, थर्ड स्टेप में कहां पर, बीचों बीच चला गया। अब बी फेज का क्या पोजीशन है, बी फेज को इस प्रकार से लेकर के गए और ये देखो लास्ट में आपका प्राप्त हो गया। तो ये संपूर्ण लाइन की लंबाई को 4 भागों में विभाजित करके और 3 भागों मतलब 3 स्थान पर, ठीक है, चालकों का पक्षांतरण किया जाता है। जिस स्थान पर चालकों का पक्षांतरण किया जाता है उस पूरे भाग को किस नाम से जाना जाता है, उस पूरे भाग को यूनिट बैरल के नाम से जाना जाता है। नाम क्या है इसका, यूनिट बैरल। क्या नाम है इसको, यूनिट बैरल कितना कहलाएगा, ये इतना पार्ट। ठीक है, तो इसमें संपूर्ण लंबाई में यूनिट बैरल की संख्या कितनी हो जाएगी, यूनिट बैरल की संख्या 1, क्योंकि पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ पर है। ठीक है, तो 3 यूनिट बैरल स्थापित किए जाएंगे। इसमें एक जिस चालक को जिस पोजीशन से लेकर के जाया जाता है उसी पोजीशन पर अगले स्टेप में छोड़ दिया जाता है, मतलब लास्ट में जहां रिसीविंग एंड होता है। सेंडिंग एंड पर जो पोजीशन रहेगी वही पोजीशन रिसीविंग एंड पर प्राप्त होनी चाहिए। तो ये तो होता है 3 फेज का चालकों का रूपांतरण, या फिर हम कहेंगे पक्षांतरण होता है। अब ये करते क्यों, इतना खर्चा क्यों है, ठीक है, तो ये किया जाता है जनरली जो आपके तीनों फेज जो होते हैं आर वाई बी, इनके बीच में चालक से चालक के बीच में धारिता कैपेसिटेंस उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि धारिता C बराबर होती है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A/D। ठीक है,
और n-1। अगर प्लेटों की संख्या मल्टीप्लेट है तो ये पोजीशन उत्पन्न होगी। वैसे जनरली हम इसके लिए ले रहे हैं, तो ये इस पोजीशन में ये क्या होगा, ये क्षेत्रफल होगा किसका, चालक का। ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इनके चालक से चालक के बीच में यहाँ पर कैपेसिटेंस बनेगा। अब हम देखते हैं कि जब कोई भी ट्रांसमिशन लाइन खींच दी गई, तो जब लाइन खींची गई तो उसमें ये तो है नहीं कि लाइन के चालक हिलेंगे नहीं, तो जब आंधी तूफान या नॉर्मल भी अगर हवा चलती है तो ये चालक आपस में कम ज्यादा दूरी बनाते हैं। जब इनकी दूरी कम ज्यादा होगी तो इसमें ये कैपेसिटेंस जो धारिता होती है इसका वैल्यू बदलता है। ठीक है, धारिता का जब वैल्यू बदलेगा तो इसमें जो इंडक्टेंस L जो उत्पन्न होता है उस L का भी वैल्यू बदलता है। L कहां से उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि चालक जो होते हैं वो जनरली कैसे स्ट्रैंडेड चालक उपयोग में लाते हैं, कैसे मुड़े हुए कुछ ऐसे। ठीक है, एल्मा लेक और सिल्मा लेक के चालक इसमें उपयोग में लाए जाते हैं, जिनको हम जनरली क्या कहते हैं, ACSR कहते हैं। ठीक है, ACSR यही होते हैं, एल्मा लेक और सिल्मा लेक। ठीक है, सिल्मा लेक और एल्ड्रे, क्या होता है, एल्ड्रे। तो ये तीनों जो हैं एल्युमिनियम की मिश्र धातुएं हैं और इन्हीं के चालक जो है हम ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग में लाते हैं। हो सकता है कि आपकी नजर में ना हो, लेकिन इन्हीं चालकों का उपयोग जो है हम ट्रांसमिशन जो उच्च वोल्टता की जो संचरण लाइनें हैं उनमें हम इन्हीं चालकों का हम उपयोग करते हैं, एल्मा लेक, सिल्मा लेक और एल्ड्रे। ठीक है, जनरली इनको ACSR के नाम से जान लिया जाता है। ठीक है, इनको जो है स्टैंडर्ड करके बनाया जाता है। ACSR का पूरा नाम क्या है, ACSR का है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स एल्युमिनियम चालक का पूरा नाम होता है, सॉरी ACSR चालक का पूरा नाम होता है। अब बात यहां पर आती है कि जो आपका पक्षांतरण किया गया है, इस पक्षांतरण में रेजिस्टेंस का वैल्यू, क्योंकि प्रत्येक चालक का अपना अपना रेजिस्टेंस स्थायी होता है। ठीक है, जितने चालक हैं सभी चालक का R का वैल्यू जो रेजिस्टेंस होगा वो अपना स्थायी होता है। ठीक है, C और L, इसमें बदलता किसका है, C का वैल्यू बदलता है और L का वैल्यू बदलता है। तो C का वैल्यू जनरली कितनी दूरी के लिए स्थायी माना जाता है, तो आप लोग याद रखना 80 किलोमीटर की दूरी के लिए जो धारिता होती है, ठीक है, धारिता, संधारित्र का वैल्यू संचरण लाइनों के लिए स्थायी माना जाता है, उसके बाद रूपांतरित माना जाता है। और L का वैल्यू, ठीक है, इसको ना तो स्थायी माना जाता है और ना ही रूपांतरित माना जाता है, इसका वैल्यू शुरू से ही बदलने लगता है। तो जो चालक होते हैं, ट्रांसमिशन जो लाइन होती है उच्च वोल्टता की, ठीक है, तो उच्च वोल्टता की जो लाइन होती है उसमें C का और L का मान परिवर्ती होता है और R का मान होता है स्थायी। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। तो इनमें L और C दोनों के प्रभाव के कारण यहाँ पर धारिता का वैल्यू जो है, ठीक है, और जो ये प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस जो है, धारिता और प्रेरकत्व दोनों की वैल्यू को एक समान बनाए रखने के लिए पक्षांतरण किया जाता है। अब अगली बात, इन दोनों के वैल्यू को एक समान क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। जब हम प्रारंभ से अंत तक जब हम सप्लाई भेजते हैं, तो सप्लाई जब अगर भेजेंगे तो यहाँ पर अगर धारिता का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो होता क्या है कि जनरली जितना यहाँ पर सप्लाई भेजा जाएगा उतना ही सप्लाई हमको सेकेंडरी पक्ष में प्राप्त होना चाहिए रिसीविंग एंड पर, परंतु वो प्राप्त ना होकर के दूसरे पक्ष में ज्यादा सप्लाई प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब ज्यादा सप्लाई प्राप्त हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, ये धारिता का दोष है। अगर हम इस साइड में जो सप्लाई भेजे सेंडिंग एंड पर और रिसीविंग एंड पर हमको कम प्राप्त हुआ, तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, तो इसमें जो प्रभाव होगा आपका, ये क्या प्रभाव होगा, L का प्रभाव होगा। ठीक है, तो चालकों का जो है पक्षांतरण आपको समझ में आया। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, चालकों का पक्षांतरण जो है संचरण लाइनों में L तथा C के मान को समान करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रतिरोध का मान नहीं बदलता है। ठीक है, चालकों के मध्य, इनके मध्य में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, सी की ध्वनि उत्पन्न होती है, कोरोना के कारण वो ध्वनि पक्षांतरण से वो ध्वनि भी कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद लाइन की दक्षता भी बढ़ जाती है, क्योंकि लॉसेस कम होंगे तो दक्षता, इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। संपूर्ण लाइन की लंबाई में 3 स्थानों पर जो है, ठीक है, पक्षांतरण किया जाता है। बात सही से समझ में आई? चलिए इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए बढ़िया से। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर माय वाचिंग। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें अपने कम से कम 2 मित्रों में। और हम आपको इसी प्रकार से नियमित रूप से क्वेश्चन देते रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत ही बारीकी से आपको डिटेल भी बताते रहेंगे। तो इसके साथ साथ में होता क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो तो तैयार होता ही है, साथ साथ में उसके साथ में बहुत सारे सैकड़ों क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग।